आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। एयरपोर्ट हादसे पर भड़के खड़गे कहा कि बड़े बड़े दावों की पोल खोलते हैं एयरपोर्ट की छत ढहाना और राम मंदिर का टपकना। नीट को लेकर पीएम मोदी से राहुल गांधी की मांग, कहा कि वो घबराए हुए हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत, झारखंड हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। दिल्ली के वसंत कुंज में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में गिरे 3 मजदूर, तलाश जारी। यूपी में भाजपा की चुनावी हार के बाद प्रदेश में हरकत में आया संघ, एक साथ बदले गए कई वरिष्ठ प्रचारकों के केंद्र। पेरू में 7.2 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का अलर्ट। अब खबर विस्तार से। राज्यसभा के वेल में प्रवेश करने पर राज्यसभा एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ की गलती है। मैंने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अंदर गया था, लेकिन फिर भी वह वही देख रहे थे। वह केवल सत्ता पक्ष की ओर देख रहे हैं। उन्होंने मुझे अपमानित करने के लिए जानबूझकर मुझे नजरअंदाज किया। देखिए, ये उनकी गलती है। मैं बोल सकता हूँ चेयरमैन साहब की। मैंने हाथ उठा रहा था, 10 मिनट हाथ उठाते खड़ा रहा और बैठे जगह भी मैं अपने जो पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ देखा ही नहीं। उस वक्त मुझे अंदर जाकर उनका ध्यान खींचने के लिए मैं अंदर गया, लेकिन फिर भी वो उधर देख रहे नहीं थे। जब लोग पूरे मेंबर्स अंदर आए तब मैं बाहर आया। मैं तो वहाँ खड़ा भी नहीं हुआ था, सिर्फ मैं ध्यान खींच रहा था, मेरे तरफ देखे नहीं, सिर्फ उधर रूलिंग पार्टी पे देख रहे। यानी उन्होंने मेरे को इंसल्ट किया। कभी भी हाथ उठाते जब उसको देखकर रूल्स के मुताबिक मैं ध्यान खींचता हूं तो वो मेरे तरफ देखना चाहिए। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर आज सुबह एक बड़ी घटना होगी। अचानक छत का ऊपरी हिस्सा गिर गया। इसके चलते वहां गाड़ियां चपेट में आ गई। मौके पर पुलिस के अलावा फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। इस हादसे में अब तक 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई। फ्लाइट है मॉर्निंग का 9 बजे का इंडिगो से। अभी यहाँ पे पता चला कि वो ऊपर का जो है वो कुछ कोलैप्स हुआ है। इसके वजह से मैक्सिमम फ़्लाइट उन्होंने कैंसिल करा है और कुछ फ़्लाइट होल्ड पे करा हुआ है, लेकिन वो बता नहीं पा रहे कि ये सिचुएशन कब तक क्लियर होंगी। अभी रिसेंटली वो बता रहे कि आप टर्मिनल 2 में जाओ, वहाँ से कुछ आपका एडजस्टमेंट करके देंगे नेक्स्ट फ्लाइट में। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिल नहीं रही है। तो सर ये पूरा गिर गया ऊपर? हाँ, वो बोल तो रहे हैं, वो आधा पार्ट तो गिरा हुआ है, पॉसिबल नहीं बोलते ऊपर जाने का। सब उधर से उन्होंने हैंग कर दिया है। बैंगलोर जाने वाला था आज, यहाँ पे 8:15 की फ़्लाइट थी मेरी। और मतलब क्या यहाँ पे एग्जैक्टली ये हुआ कि रूफ़ कोलैप्स हो गई है और 5 सवा 5 बजे के आसपास रूफ़ कोलैप्स हो गई है और कुछ लोगों के साथ में कुछ लोगों का एक्सीडेंट भी हो गया है। तो नोबडी इज़ गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन। कोई मैसेज पे अपडेट नहीं है, कॉल पे अपडेट नहीं है, कोई कैब नहीं आ रही। ये भी नहीं पता रिफंड होगा, रीस्केड्यूल होएगा। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर, आई हैव कॉल्ड माय ऑफिस टू गेट मी अ कैब एंड देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन एंड ऑफिशियल अथॉरिटी नोबडी नोज एनीथिंग। किसी को कुछ नहीं पता। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बारिश के बाद दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिरने के मामले में बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए एक पोस्ट किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही मोदी सरकार के पिछले 10 साल में घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर के ताश के पत्तों की तरह ढलने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने आगे लिखा कि दिल्ली एयरपोर्ट की छत ढहना, जबलपुर एयरपोर्ट की छत ढहना, अयोध्या की नई सड़कों की खस्ता हालत, राम मंदिर में पानी टपकना, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड में दरारें, 2023 और 24 में बिहार में 13 नए पुल गिरने वाले हैं, प्रगति मैदान टनल का बार बार डूबना, गुजरात में मोरबी पुल ढहने की ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो मोदी जी और भाजपा की ओर से विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बड़े बड़े दावों की पोल खोलते हैं। खड़गे ने आगे कहा कि 10 मार्च को जब मोदी जी ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया तो उन्होंने खुद को दूसरी मिट्टी का इंसान कहा था। ये सारी झूठ, वाहवाही और बयानबाजी सिर्फ चुनाव से पहले रिबन काटने की रस्मों को पूरा करने के लिए थी। दिल्ली एयरपोर्ट त्रासदी के पीड़ितों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं। उन्होंने एक भ्रष्ट, अयोग्य और स्वार्थी सरकार का खामियाजा भुगता। दिल्ली स्थित घर पर उपद्रवियों द्वारा की गई कथित तोड़फोड़ पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ है। ऐसी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार और खुद पीएम ने ऐसे लोगों को कट्टरपंथी बना दिया है।
जब पीएम खुद कहते हैं कि मुसलमान घुसपैठिए हैं, इससे ऐसे लोगों को हिम्मत मिलती है कि उन्होंने मेरे घर पर इजराइल का झंडा लगाया। देखिए, मेरे घर पर ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, ये कम से कम 10 से 15 मरतबा इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है और ख़ुद प्रधानमंत्री इस तरह के लोगों को रेडिकलाइज कर चुके हैं। जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि घुसपैठी है मुसलमान और इनके कपड़े देखकर पहचानो, तो इन लोगों को हिम्मत मिलती है, ये एम्बोल्डन हो चुके हैं और इनको लगता है कि जब तक मोदी सरकार है हम कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये लोग इजराइल का फ्लैग लेकर मेरे घर पर चिपकाते हैं, तो इससे मालूम होता है कि ये लोग ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। और ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी ने ही गाजा में 12 लाख लोगों को बेघर कर दिया, 40,000 लोगों को मौत की घाट उतार दिया। तो ये सब चीजें हो रही हैं और अफसोस ये है कि जो दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने मेरा घर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेरे पड़ोसी हैं, और उसके बावजूद भी एक शख्स आकर इंस्टाग्राम पे जो प्राइम मिनिस्टर का डीएम लगाता है वो वीडियो बनाकर कहता है कि ये घर ओवैसी का है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि कल सभी विपक्षी दलों के नेता की बैठक हुई और उसमें हमने सर्वसम्मति बनी कि आज हमें नीट के विषय पर चर्चा होनी चाहिए। हमें लगा कि यहाँ सदन में नीट पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि ये युवाओं का विषय है और इस पर सही तरीके से चर्चा होनी चाहिए और ये सम्मानजनक चर्चा होनी चाहिए। इसको थोड़ा पीछे कर दोगे प्लीज। कल ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूं ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में, तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। तो ये आपको बताना चाह रहा हूं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमीन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। वो कल यानी कि शनिवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। देखिए, आज ये फैसला जो है आ गया है कि हेमंत सोरेन जो हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के लीडर हैं, उन्हें जमानत की सुविधा मिली है माननीय न्यायमूर्ति रंजन मुखोपाध्याय की अदालत से। ये सुनवाई 13 जून को ही पूरी कर ली गई थी। दोनों पक्षों को सुन करके इस पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज वो फैसला आ गया है और उन्हें जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। आज ये ऑर्डर की कॉपी चली जाएगी, कल वो बाहर आ सकते हैं। निचली अदालत कंसीडर कर ले, निचली अदालत जाएगी यहाँ से कॉपी, निचली अदालत में कंसीडर किया जाएगा और वो बाहर आएंगे, बाहर आ सकते हैं। शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह देखकर बेहद दुख हुआ कि जनता के पैसों से जनता के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं और उसे जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, आज वही चीज़ें गिर रही हैं और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। जल्दीबाजी में जो काम होते हैं यह उसका उदाहरण है। बहुत ही दुख हुआ ये सुनकर देखकर कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश की टैक्स पेइंग जनता बनाती है, इस उम्मीद से बनता है कि पब्लिक सेफ्टी को ध्यान दिया जाएगा। आज वही पहली बारिश में इस तरीके से चिरमिरा कर गिर गया है और एक की हत्या हो गई है। तो दिखाता है कि कहीं हम रिबन काटने के चक्कर में
हम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये जो आदत पड़ गई है कि इलेक्शन से पहले हमें सारे रिबन काटने हैं या जल्दबाजी में काम होता है, पब्लिक सेफ्टी को दरकिनार कर ये उसका एक उदाहरण है। ये है और एक जो जबलपुर में हुआ है वो है। अरे ये बात किसने क्या किया था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो इसमें इंडल्ज कर रहे हैं। मंत्री की सबसे पहले जिम्मेदारी है कि जो एयरपोर्ट जिसको दिया हुआ है उससे जिम्मेदारी तय करें, उनसे पूछें कि इतना आपको पैसा दिया जाता है, पैसेंजर फीस, हमारी हर फ्लाइट की टिकट पे हेवी पैसेंजर फीस लगती है, उसके बारे में चर्चा करें। ये बचाव में गिर पड़े हैं, ये दुखदाई है। 2009 में भी बना था ना, तो ये 100 साल चलना था। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देश को चाहिए। देश को वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए जहां पे राजनीतिक ब्लेम गेम चले। मैं इसलिए बोल रही हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जनता की सेफ्टी से जोड़कर रखना चाहिए, ना कि राजनीति से। इसलिए रिबन कटिंग बाद में, पहले पब्लिक सेफ्टी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत मिलने की खबर पर जेएमएम कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, तो वही ऐसी अटकलों को हवा भी मिल गई है कि क्या हेमंत सोरेन दोबारा सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे, जो उन्होंने गिरफ्तारी के दौरान छोड़ी थी। जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने हालांकि इन अटकलों पर कहा कि हेमंत सोरेन फिर से सीएम बनेंगे या नहीं, इसका निर्णय पार्टी की बैठक में होगा। देखिए, देर है अंधेर नहीं, ये तो कहते हैं। और हमारी जनता जिस तरह से पिछले कई महीनों से परेशान थी और उनके लिए न्याय यात्रा, उलगुलान महारैली और तमाम तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही थी, यहाँ तक कि हमारी पार्टी को बोलना पड़ा कि आप लोग शांति से रहें, आप लोग कोई उन्माद न फैलाए, क्योंकि फिर राष्ट्रपति शासन की भी तैयारी हो गई थी। तो ऐसे में इतने लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री जो जनता ने जिन्हें चुनकर भेजा था, उनको जिस तरह से उनके खिलाफ जो भी षड्यंत्र हुआ, आज इतने महीनों के बाद उन्हें जनता के बीच आने का मौका मिल रहा है। इसलिए झारखंड में खुशी की लहर है। तमाम लोग चाह रहे हैं बाहर आकर उनको, जैसे वो बाहर आए उनसे मिलने के लिए। हमारे पास लगातार फोन भी आ रहे हैं, तो जन सैलाब उमड़ेगा उनके स्वागत में। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इस तरह के जनप्रतिनिधियों को जनता से दूर करके जो भी पता नहीं कौन ऐसा साजिश जिन्होंने भी रची होगी, उनको इसका जवाब मिला है। 400 पार का नारा लगाने वाली सत्ता जो है वो कुछ ही सीटों में सिमट गई है। शायद इसीलिए उनको फिर जनता के बीच आने का मौका मिल रहा है। नीट पेपर लीक का मुद्दा इस वक्त सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। विपक्ष इस मुद्दे को सरकार के लिए रोजाना घेरने की कोशिश कर रहा है। वर्तमान में सदन सत्र भी चल रहा है, जहां विपक्ष इस पर चर्चा के लिए एनडीए सरकार पर दबाव बना रहा है। आज भी एक बार फिर से लोकसभा में नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए समय देने की मांग की गई। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत समय देने से इनकार कर दिया और कहा कि आपको चर्चा के लिए आगे वक्त मिलेगा। उस वक्त एक बहुत बड़ा आरोप भी लग गया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने कहा कि माइक बंद कर दिया गया है। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए। जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, देश में लगातार हो रहे पेपर लीक से नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले हरियाणा में देखे गए हैं। नीट परीक्षा में पेपर लीक हुआ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। हम इस पर चर्चा लेकर आए थे और जब सदन में इसे उठाया गया तो माइक को बंद कर दिया गया। लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं देश में, नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और सबसे ज्यादा पेपर लीक के अगर कहीं केस सामने आए तो हरियाणा के अंदर हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि लगभग हर सरकारी भर्ती पेपर लीक का शिकार हुई। नीट जैसा इम्तिहान जिसमें लाखों बच्चों का भविष्य
का निर्धारित करना, वो इम्तिहान में जिस तरह से पेपर लीक हुआ और सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, ये विपक्ष को अस्वीकार्य है, इंडिया गठबंधन को अस्वीकार्य है। और इसी को लेकर हम एक चर्चा लेके आए थे और जो राहुल जी ने जो बात कही कि सब मिलकर इस पर एक दृष्टिकोण रखें, क्योंकि राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। लेकिन ये बात कहने पे भी के बावजूद उनके माइक को बंद किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, कर्नाटक में नेतृत्व को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर झगड़ा चल रहा है। डीके शिव कुमार सिद्धारमैया के खिलाफ, सिद्धारमैया डीके शिव कुमार के खिलाफ सोचते हैं। कर्नाटक में वित्तीय स्थिति गंभीर है और यह सब कर्नाटक राज्य के प्रशासन पर प्रभाव डाल रही है। इशू इनका इंटरनल फाइट है, तो बहुत ही जबरदस्त झगड़ा चल रहा है अंदर कर्नाटक कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप के लिए, मुख्यमंत्री स्थान के लिए। तो इसीलिए कैसे डीके शिव कुमार को उनको वीक करना, ये सिद्धरामैया सोचते हैं, उनके खिलाफ वो सोचते हैं। तो इसीलिए सरकार में भी कोई तालमेल नहीं है, इसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन भी कोलैप्स हुआ है। इसके साथ ही साथ पूरा फाइनेंस का जो स्थिति है आज बहुत गंभीर है कर्नाटक का, इसलिए ओवरऑल इट इज इम्पैक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। क्या सरकार टिकाऊ रहता है? ये तो मैं नहीं कहता हूँ, आई डोंट वांट टू से दैट, बट देयर इज ए सीरियस फाइट। सर, सिद्धारमैया जी का कहना है, अमर सिंह का एक कोट करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि हिंदुस्तान कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है ना। हमने तो हमारा एजेंडा में तो है ही नहीं है। हम तो ये बोलते हैं जस्टिस फॉर ऑल अपीजमेंट, नहीं हमारा पॉलिसी है। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में 3 मजदूरों के गिर जाने की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद से झुग्गियों में रहने वाले मजदूरों में खौफ का माहौल है। अभी तक मजदूरों का पता नहीं चला है। घटना के बाद से गड्ढे में गिरे मजदूरों को ढूंढने का काम जारी है। आज यहाँ पे हमें सूचना मिली कि यहाँ पे कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कोलैप्स हुई और उसके बेसमेंट में पानी घुसा है और कुछ लोग फंसे होने की आशंका थी, तो हम यहाँ पे कॉल किया गया और उसके चलते हम यहाँ पे है और अभी हमारा जो रेस्क्यू अभियान है वो शुरू है। अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, हमारा सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ। ओके, थैंक यू। आरएसएस के स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले शताब्दी वर्ष में संघ ने अपने पंच परिवर्तन पर आधारित विषयों को लेकर समाज के बीच में उतरने का फैसला किया है। वही शताब्दी वर्ष मनाने से पहले अपने जमीनी प्रचारकों की टीम को मजबूत करने का काम भी शुरू कर दिया है। इसके तहत उप्र में संघ के कई वरिष्ठ प्रचारकों के केंद्र में बदलाव किया जाएगा। निराला नगर स्थित सरस्वती कुंज में आयोजित संघ की 4 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाले की मौजूदगी में शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। वहीं वरिष्ठ प्रचारकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव भी किए गए। सूत्रों के मुताबिक संघ की ओर से मंडल स्तर पर शाखा विस्तार का लक्ष्य पूरा नहीं होने के मद्देनजर ये बदलाव किया गया है। पूर्वी यूपी क्षेत्र के सह क्षेत्र संपर्क प्रमुख मनोज कुमार का केंद्र अयोध्या से हटाकर गोरखपुर किया गया है। मनोज अवध और काशी प्रांत में भी ये प्रांत प्रचारक रह चुके हैं। इसी तरह अखिल भारतीय सह गौ सेवा प्रमुख नवल किशोर का केंद्र प्रकृति भारती मोहनलालगंज लखनऊ में किया गया है। वो अभी गोरखपुर में थे। पूर्वी क्षेत्र के सेवा प्रमुख युद्धवीर को सुल्तानपुर से हटाकर सेवा भारती कार्यालय काशी मुख्य मार्ग संपर्क प्रमुख राजेंद्र सक्सेना का केंद्र काशी से लखनऊ और पर्यावरण प्रमुख अजय कुमार का केंद्र काशी किया गया है। भारी बारिश के कारण समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव के आवास के बाहर का इलाका जलमग्न हो गया। राम गोपाल यादव को उनकी गाड़ी तक 2 लोगों द्वारा उठाकर पहुंचाया गया। राम गोपाल यादव ने कहा, एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है। इस बार काफ़ी देर से बारिश हुई है, लेकिन फिर भी नाले साफ नहीं किए गए। इसके इलाके में अधिक मंत्री, केंद्रीय मंत्री व सांसदों के आवास है। गृह राज्य मंत्री भी हैं, जिनके अंतर्गत एनडीएमसी आता है। एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी उन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चौक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दे तो कभी ये नौबत ना आए। ये सारे यहाँ बहुत ही हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंडर में एनडीएमसी है, और जनरल्स हैं और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं। लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें
दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छतरी का एक हिस्सा गिरने पर राजद सांसद मीसा भारती ने कहा कि मैंने इसे टेलीविजन पर देखा। बारिश अभी शुरू हुई है और T1 की छतरी ढह गई है। पीएम को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि अडानी जी को भी मीडिया के सामने आना चाहिए और इसके बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि यह उन्होंने ही बनवाया है। देखिए, आज मैंने भी देखा टेलीविजन के ऊपर कि आज अभी शुरू ही हुई है और टर्मिनल 1 की छत गिर गई है और मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि उसमें कोई व्यक्ति उसके चपेट में आया है कि नहीं आया है। 10 लोग घायल हैं, उनकी मौत भी हो सकती थी और जो घायल है कितने इंजर्ड हैं ये तो देखने वाली बात है। प्रधानमंत्री जी को खासतौर पे मैं कहूंगी कि इस सब ध्यान देना चाहिए और मुझे लगता है कि अडानी जी को सामने आकर के मीडिया के सामने उन्होंने ही इसका काम कराया था तो उनको आगे आके बोलना चाहिए। पेरू में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसके बाद सुनामी आने का खतरा मंडरा रहा है। अतिकीपा जिले से 8.8 किलोमीटर दूर भूकंप आने के तुरंत बाद USGS ने तीव्रता की रेटिंग बढ़ा दी है। US जियोकोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि शुक्रवार को मध्य पेरू के तट पर 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी लहरें उठने की संभावना है। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने पहले कहा था कि कोई खतरा नहीं है। वहीं भूकंप के आने के बाद चेतावनी दी गई कि कुछ समुद्री तटों पर 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक ये भूकंप आज सुबह ठीक 11:06 पर आया। इससे पहले पेरू में 16 जून को 5.9 तीव्रता का भूकंप आया था। दरअसल दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू आज फिर एक बार भूकंप के तेज झटकों से थर्रा उठा। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र पेरू के अतिकीपा जिले से 8 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। फिलहाल इस खतरनाक भूकंप के बाद पेरू में कितना जानमाल का नुकसान हुआ है, इसके बारे में सरकार की तरफ से आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, लेकिन सुनामी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।